वेलकम स्टूडेंट। हमारा आज का टॉपिक है राष्ट्रीय आय के मापन में कठिनाइयाँ। हमने पहले वाले वीडियो में राष्ट्रीय आय के बारे की अवधारणाओं के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम देखेंगे राष्ट्रीय आय के मापन में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं। राष्ट्रीय आय के मापन में कठिनाइयों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, सैद्धांतिक कठिनाइयाँ और व्यवहारिक कठिनाइयाँ। सैद्धांतिक कठिनाइयों के अंतर्गत हमने कुछ बिंदु लिए हैं जिनके माध्यम से हम देख सकते हैं कि राष्ट्रीय आय के मापन में सैद्धांतिक रूप से कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं। सैद्धांतिक कठिनाइयों में पहले नंबर की है पारिभाषिक कठिनाइयाँ। पारिभाषिक कठिनाइयों से तात्पर्य है कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा के रूप में किन तथ्यों को शामिल किया जाता है। इस संबंध में कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके मुख्यतः हमने पहले वीडियो में देखा था, 3 दृष्टिकोण होते हैं राष्ट्रीय आय के मापन के: उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। इन तीनों विधियों के आधार पर समानिका के रूप में हम उनको बराबर मानते हैं। तो पारिभाषिक रूप में कठिनाई ये है कि जो आय है दूसरे व्यक्ति की वही व्यय भी होती है, या जिसका उत्पादन है वो दूसरे व्यक्ति की उत्पादन से जो आय होती है दूसरे व्यक्ति के उत्पादन के साधनों का वो प्रतिफल भी होता है। तो पारिभाषिक रूप में ये कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों ने भी राष्ट्रीय आय के मापन में जो पारिभाषिक कठिनाइयों के रूप में लिया है कि कुछ अर्थशास्त्री इसको कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखते हैं, कुछ अर्थशास्त्री इसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण में देखते हैं। तो राष्ट्रीय आय के मापन के संदर्भ में एक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है कि इसकी उपयुक्त परिभाषा क्या होनी चाहिए जिसके अंतर्गत हम राष्ट्रीय आय को रखें। दूसरी है मापन की रीति एवं दृष्टिकोण। मापन की कई रीतियाँ हैं: उत्पादन विधि, व्यय विधि, आय विधि, और दृष्टिकोण भी इसका अलग अलग होता है। तो जिस आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है उसको मापने के दृष्टिकोण में वो विविधता उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण आकलन में जो अंतिम रूप से जो परिणाम प्राप्त होते हैं उनके बारे में निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता। इसलिए मापने की रीति और दृष्टिकोण के आधार पर ही राष्ट्रीय आय के मापन की आलोचना या उसका मूल्यांकन करना चाहिए कि जिस विधि के आधार पर आकलन किया गया उस विधि के आधार पर क्या वस्तु स्थिति उत्पन्न हुई है। तीसरा है अंतिम तथा मध्यवर्ती पदार्थों में भेद। अंतिम वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जो उपभोक्ता के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। फाइनल प्रोडक्ट या उपभोक्ता वस्तु को जिस रूप में अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए यूज़ करता है वो अंतिम वस्तुएं होती है। मध्यवर्ती वस्तुएं होती है उस अंतिम वस्तुओं को बनाने में, उसके निर्माण करने में जो वस्तुएं इस्तेमाल में आई हैं, जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसका जो जो उसमें जो चेंजेस हुए हैं उसके कारण जो अंतिम प्रोडक्ट बना हुआ है तो वो सारी मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाएंगी। जैसे कि हम फाइनल प्रोडक्ट लें, यदि हम लकड़ी की कुर्सी की बात करें तो वो फाइनल प्रोडक्ट है, लेकिन मध्यवर्ती वस्तु होगी कि जो लकड़ियाँ यूज़ हुई है, जो कच्चा माल यूज़ हुआ है, या कारीगर ने जो उनको जो उनका शेप दे करके जो आकृति बनाई है या जो डिज़ाइन ली है वो सारी उसमें जो मशीनरी काम आई है और जो भी कलपुर्जे वगैरह काम आए हैं वो सारी मध्यवर्ती वस्तु के रूप में कहे जाएंगे। तो अंतिम तथा मध्यवर्ती पदार्थों में भेद करना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण राष्ट्रीय आय के मापन में कई बार ये समस्या उत्पन्न हो जाती है कि वस्तु की दोहरी गणना की संभावना हो जाती है कि लकड़ी का मूल्य भी शामिल कर लिया और लकड़ी के मूल्य के साथ साथ आपने जो कुर्सी का मूल्य था उसको भी शामिल कर लिया। तो इसके कारण ये राष्ट्रीय आय के मापन में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती है कि अंतिम और मध्यवर्ती पदार्थों में भेद करना आवश्यक होता है। राष्ट्रीय आय में केवल ध्यान देने योग्य तथ्य अंतिम वस्तुओं का मूल्य का ही आकलन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कीमतों में परिवर्तन। कीमतों में चूँकि हम देख रहे हैं कि कीमतों में एक स्थायित्व की स्थिति नहीं है, बहुत अस्थिरता है कि कभी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कभी कीमतें बहुत ज़्यादा उसमें एकदम से कमी भी आ जाती है। पर ये जो स्थिति है इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, जिसका हम सामान्यतः देखते हैं कि आप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को देखें या उपभोक्ता वस्तुओं को देखें, दैनिक जीवन की वस्तुओं को देखें, तो उनके अंतर्गत ये कीमतों में यदि उछाल होता है तो उसके पीछे मुख्य कारण होता है वस्तुओं का संग्रहण।
या जो आपकी साग सब्जियां हैं या कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से उनका स्टोर कर दिया जाता है, जिससे कि कीमतें एकदम से बढ़ जाती है। तो प्रोडक्शन तो उसका हुआ, लेकिन मार्केट में चूँकि स्टोर करने के कारण वस्तुओं की कमी, अभाव दिखा करके वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन, वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी दिखा दी जाती है, जिसके कारण राष्ट्रीय आय का आकलन है वो सही तरीके से नहीं हो पाता। तो राष्ट्रीय आय के लिए कीमतों में एक स्थायित्व की आवश्यकता होती है कि उतार चढ़ाव तो होते हैं, ये आवश्यक भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन, बहुत ज़्यादा विचलन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रतिफल रहित सेवाएं, या जिसको हम कह सकते हैं गैर मौद्रिक लेन देन। हमने राष्ट्रीय आय की परिभाषा में पढ़ा था कि कुछ सेवाएं ऐसी होती हैं जिनको प्रतिफल के रूप में आय की प्राप्ति नहीं होती है, अतः उनको मिलने वाली आय को अतः उनकी आय का आकलन नहीं होता है। तो उत्पादन जो आय विधि है उसके अंतर्गत उसकी गणना नहीं की जा सकती है। जैसे एग्जाम्पल लिया था कि गृहिणी की सेवाएं हैं, चूँकि वो भी सेवाएं हैं, लेकिन उसको प्रतिफल के रूप में आय की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन यदि वही कार्य घर की नौकरानी से कराया जाए तो उसे आप प्रतिमाह वेतन भी देते हैं, और उसको प्राप्त होने वाली जो आय है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। तो प्रतिफल रहित सेवाएं, या जिसको हम कह सकते हैं कि जिनका मौद्रिक लेन देन नहीं होता है, उसके रूप में जो सेवाएं की जाती है, या उसके रूप में जो उत्पादन सेवाओं में जो प्रतिफल के रूप में जो आय प्रदान की जाती है, उसका आकलन करना मुश्किल हो जाता है। तो कई बार इससे क्या समस्या उत्पन्न हो जाती है कि राष्ट्रीय आय का उचित आकलन है वो नहीं हो पाता। अर्थशास्त्रियों ने कहा भी है कि यदि गैर मौद्रिक लेन देन को शामिल किया जाए, या ऐसी सेवाओं को जो प्रतिफल रहित सेवाएं हैं, यदि उनको प्रतिफल दे करके उनकी आय को यदि एक अनुमान के तौर पर राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाए, तो राष्ट्रीय आय बहुत उच्च स्तर पर प्राप्त हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोहरी गणना की संभावना। ये पॉइंट हमारा अंतिम तथा मध्यवर्ती पदार्थों के भेद के आधार पर स्पष्ट है कि यदि मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य भी शामिल कर लिया और अंतिम वस्तुओं का मूल्य भी शामिल कर लिया, तो वह राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाएगी कि आपने फाइनल प्रोडक्ट का मूल्य भी ले लिया और जो उसके अंतर्गत कच्चा माल यूज़ हुआ है उसका मूल्य भी ले लिया, तो इस रूप में दोहरी गणना की संभावना हो जाती है। जैसे हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं, चीनी का मूल्य, गन्ने का मूल्य भी ले लिया, लेकिन गन्ना जो कच्चे माल के रूप में यूज़ होकर के जिसका प्रोडक्ट रॉ मटेरियल के रूप में जिससे चीनी बनी है, उसको भी चीनी का मूल्य भी ले लिया, तो गन्ने का मूल्य भी शामिल हो गया, और जो फाइनल प्रोडक्ट है चीनी है उसका मूल्य भी शामिल हो गया। तो इस तरीके से दोहरी गणना की संभावना उत्पन्न हो जाती है, जिसका आकलन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस आकलन में मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को घटाना पड़ता है, जिसका आकलन करना सामान्यतः एक कठिन प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट है विदेशी कंपनियों की आय। विदेशी कंपनियों की आय के संदर्भ में कहा जाता है कि इसका आकलन भी करना भी मुश्किल है, क्योंकि एमएनसी इतनी तीव्र गति से पूरे विश्व भर में फैली हुई है कि एक कंपनी है उसकी बहुत सारी शाखाएं अलग अलग कंट्रीज़ में हैं। तो एक विदेशी कंपनियों की आय का आकलन करना कि स्थायी पूंजी या परिवर्तनशील पूंजी, वो काम करना काफ़ी पेचीदा हो जाता है, जिसके कारण राष्ट्रीय आय के आकलन में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है व्यवहारिक कठिनाइयाँ। व्यवहारिक कठिनाइयों के रूप में यदि हम देखें, व्यवहारिक कठिनाइयाँ जो व्यवहार में राष्ट्रीय आय के मापन के समक्ष उत्पन्न होती हैं। पहला है इसमें अर्थव्यवस्था में अमुद्रीकृत क्षेत्र की प्रधानता, कि यदि अर्थव्यवस्था में कोई ऐसा क्षेत्र है जिसके अंतर्गत मुद्रा का ज़्यादा लेन देन नहीं होता है, अमुद्रीकृत क्षेत्र की प्रधानता होती है, तो उसमें राष्ट्रीय आय का आकलन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय आय के आकलन में मौद्रिक क्षेत्र का ही लेन देन है, उसके माध्यम से ही राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। जैसे कि अब तो मुद्रा का प्रचलन है, लेकिन पहले जो वस्तु विनिमय स्थिति होती थी उसके आधार पर यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यदि किसी तरह का कोई लेन देन हो जाता है, तो उसका मूल्य राष्ट्रीय आय में आकलन करना मुश्किल हो जाता है। तो एक व्यवहारिक कठिनाई है कि अमुद्रीकृत क्षेत्र यदि होगा तो उसमें राष्ट्रीय आय के आकलन में सामान्यतः कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है अविश्वसनीय आंकड़े। वर्तमान में राष्ट्रीय आय के आकलन का संकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा किया जाता है।
लेकिन अविश्वसनीय आंकड़ों के रूप में उसके ऑथेंटिक जो आंकड़े होते हैं वो सही होते हैं, लेकिन अविश्वसनीय आंकड़े इस संदर्भ में देख सकते हैं कि राष्ट्रीय आय से संबंधित आपको आंकड़े बहुत जगह मिल जाएंगे। अब तो ऑनलाइन सिस्टम है, तो आपको 10 जगह उसके आंकड़े मिल सकते हैं, लेकिन कौन सा ऑथेंटिक है, कौन सा विश्वसनीय है, इसके लिए हमें उसका सोर्स पता लगाना आवश्यक है। तो आप स्रोत को देखिए, यदि जिस स्रोत से यदि वो आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, यदि वो ऑथेंटिक है, तभी वो आंकड़ा है वो मान्य माना जाएगा। तो आंकड़े जो हैं उसकी विश्वसनीयता के बारे में भी कई बार समस्या है वो उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है व्यावसायिक वर्गीकरण का अभाव। राष्ट्रीय आय के आकलन में हमने देखा कि व्यक्तियों की आय विधि के आधार पर, व्यक्तियों के व्यवसाय के आधार पर जो उनको प्रतिफल मिलते हैं उनके आधार पर राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है, लेकिन एक व्यावसायिक वर्गीकरण का देश की अर्थव्यवस्था में एक अभाव है। एक व्यक्ति विशेष हो सकता है कि कुछ एक समय सीमा में कुछ समय कुछ और काम करे और अन्य समय कुछ और कार्य करे। सामान्यतः ये व्यवस्था देखी जाती है कि जैसे अगर मौसम का सीज़न होता है, कृषक है वो 6 महीने हो सकता है फसली ऋण सेवा में करे, लेकिन 6 महीने हो सकता है वो किसी रोजगार में अपना जीविका यापन के लिए रोजगार में खुद को संलग्न कर ले। तो एक व्यावसायिक वर्गीकरण का अभाव होता है जिसके कारण से व्यक्ति विशेष को एक व्यवसाय विशेष में शामिल नहीं किया जाता, जिसके माध्यम से एक व्यवहारिक कठिनाई के रूप में उत्पन्न होती है कि राष्ट्रीय आय में उसका आकलन किस रूप में किया जाए। नेक्स्ट है पॉइंट स्व उपभोग के लिए उत्पादन, कि यदि ये एक व्यवहारिक समस्या है या व्यवहारिक कठिनाई है कि जिसके माध्यम से कह सकते हैं कि व्यक्ति विशेष जब स्व उपभोग के लिए उत्पादन करता है तो उससे जो उसकी उत्पादन से जो आय की प्राप्ति हो रही है या उत्पादन से जो उसकी आय है वो उसकी सेव हो रही है, तो उस रूप में जो राष्ट्रीय आय का आकलन है उसकी गणना कैसे की जाए, जिसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि यदि व्यक्ति विशेष है, यदि वो अपने किचन गार्डन में सब्जियां उगाता है और किचन गार्डन में जो सब्जियां उगा रहा है उनका उपभोग अपने स्वयं के दैनिक जीवन की दिनचर्या में करता है, लेकिन यदि वही सब्जियां वो मार्केट से लेकर के आता तो उन सब्जियों के फलस्वरूप वो सब्जियों के लिए जो मुद्रा का भुगतान करता, तो वो जो मुद्रा थी वो किसी अन्य व्यक्ति की आय बनती, तो राष्ट्रीय आय में उस आय का आकलन होता। लेकिन यदि उसने स्व उपभोग के लिए उत्पादन किया तो उससे वो जो उसकी आय है वो बच गई, वो आय का सेव हो गई, तो राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल नहीं हुई। तो स्व उपभोग के लिए जो उत्पादन किया जाता है वो भी राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल नहीं किया जाता है, जिसके कारण भी व्यवहारिक तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। या हम इसको एक औद्योगिक दृष्टिकोण से एक आकलन के रूप में देख सकते हैं कि यदि व्यक्ति विशेष है वो यदि अपने स्व उपभोग के लिए कोई उत्पादन कर रहा है, अपने खुद के उपभोग के लिए यदि वो अपने स्वयं बना करके निर्माण करके उत्पादन कर रहा है तो उसकी आय को वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेगा, लेकिन यदि वो उसके लिए पे करता है तो वो आय राष्ट्रीय आय में शामिल होगी। तो इस प्रकार ये व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं, लेकिन मुख्यतः राष्ट्रीय आय है वो एक चाहे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो चाहे समाजवादी अर्थव्यवस्था हो, राष्ट्रीय आय के मापन में कुछ सावधानियां रख करके और राष्ट्रीय आय के मापन की गणना की जाती है। इन सैद्धांतिक कठिनाइयों को तो काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है। व्यवहारिक कठिनाइयों के लिए भी एक पक्ष है कि आप जो जितनी ऑथेंटिसिटी हो सकती है उतनी अपना करके एक राष्ट्रीय आय के मापन में सहयोग किया जा सकता है। धन्यवाद।